हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम करने जा रहे हैं मिरेकल सीरीज क्लास 11th के डे 23 की शुरुआत। मिरेकल सीरीज में 45 वीडियोस के अंदर पूरी की पूरी 11th का सिलेबस खत्म करने वाले हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में जाना है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उनको हर क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो हमने देखा है। अब आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम थोड़े से अदर सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ नए तरीके के फोर्सेस होंगे और हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हम बात करेंगे सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आपको दिखाई देगा फिजिक्स के अंदर या डे टू डे लाइफ के अंदर। देन वी विल टॉक अबाउट शूडो फोर्स। ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसके दम पर आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस वाली प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समझ में आने लग जाएगी अगर आपको शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया। एंड देन वी विल टैकल सम प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, जो कि कॉमनली यूज्ड कॉमनली आस्क्ड प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारी इस सीरीज का टारगेट है आपका फियर ऑफ फिजिक्स रिमूव करना, क्योंकि एक बार आपका डर खत्म हो गया तो आप कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हो, भले ही वो बोर्ड का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या जी मेंस का एग्जाम हो। तो कंटेंट वाइज इस सीरीज को आपको किस एग्जाम के लिए यूज़ करना है वो आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपका फिजिक्स का डर दूर करना, बहुत कम समय के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। अब स्प्रिंग तो सबने देखी है ना यार अपनी लाइफ के अंदर। स्प्रिंग के साथ क्या होता है, उसकी एक नेचुरल लेंथ होती है। अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या फिर कंप्रेस करते हो तो फिर उस स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है और वो रीस्टोरिंग फोर्स वापस से स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ पर लाने की कोशिश करता है। सो व्हेनेवर अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड, अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड विच इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स इन इट एंड विच इज ऑलवेज अपोजिट टू द कंप्रेशन और स्ट्रेच। अगर तुम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेच करने वाली डायरेक्शन में होगा, और अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो फोर्स हमेशा कंप्रेस करने वाली डायरेक्शन के अंदर होगा। तो जिस डायरेक्शन के अंदर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो या जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेच कर रहे हो, फोर्स उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। जैसे ये आपकी स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ के ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है, फोर्स 0 है। जैसे ही आपने इसको स्ट्रेच किया कितने अमाउंट से, x अमाउंट से, तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया जिसकी डायरेक्शन x के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दूसरी मजेदार बात यह है कि ये जो फोर्स डेवलप होता है, आपने जितना ज्यादा स्ट्रेच प्रोड्यूस करा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स प्रोड्यूस होगा। मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्ट्रेच यू हैव प्रोड्यूस्ड इन योर स्प्रिंग और द कंप्रेशन विच यू हैव प्रोड्यूस्ड इन योर स्प्रिंग। तो अगर आपने सपोज करो x डिस्टेंस से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा k टाइम्स x। यहां पर k स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है, मतलब स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी हुई है, राइट, उसकी बात करें। अगर आप सपोज करो स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे x डिस्टेंस से तो आपकी बार फोर्स कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका k टाइम्स x। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहां से पता पड़ गई। स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ पर होती है तो उसके अंदर कोई फोर्स नहीं होता। जब तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि उस स्ट्रेच या कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इसको डायरेक्शन के तौर पर लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि F वेक्टर इज इक्वल टू -kx वेक्टर, मतलब F वेक्टर हमेशा x वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। तो ये हमारा प्यारा सा स्प्रिंग फोर्स, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे छोटे 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 वो आप आसानी से इसकी मदद से कर सकते हो। एक खास चीज जो कि हमें नॉर्मली पूछी जाती है और जिसको लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं वो है आपका स्प्रिंग बैलेंस। नॉर्मली चीज़ों का वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ किया जाता है। तो उसमें बेसिकली एक स्प्रिंग होती है और जिसका आप वेट मेजर करना चाहते हो उसको आप इससे अटैच कर देते हो। तो जब अटैच करते हो तो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाती है। कब तक स्ट्रेच हो जाती है, जब तक आपके ब्लॉक के ऊपर सारे के सारे फोर्सेस का सम 0 ना हो जाए। तो ब्लॉक के ऊपर एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग नीचे स्ट्रेच हो रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जब आपका स्प्रिंग के अंदर डेवलप होने वाला फोर्स आपके ब्लॉक के वेट के बराबर नहीं हो जाता तब तक आपकी स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होती रहती है।
जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं वहां पे आप फाइनल रीडिंग लेते हो। तो बेसिकली आप मेजर किसको कर रहे हो, रीस्टोरिंग फोर्स को, लेकिन असल में वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। तो इनडायरेक्टली आप वेट को मेजर कर रहे हो, राइट। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो हमेशा किसको मेजर करती है, स्प्रिंग फोर्स को मेजर करती है, विच इज इनडायरेक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। और जो आप रीडिंग देते हो ना, वो वेट की फॉर्म में नहीं देते, न्यूटन में नहीं देते आप रीडिंग आप देते हो किलोग्राम में, क्योंकि आप बेसिकली मास मेजर कर रहे हो। तो आप क्या करते हो, जो स्प्रिंग फोर्स आपने मेजर किया है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देते हो, तो प्योर मास आपके पास में आ जाता है कि ब्लॉक का मास कितना है। उसको अपन किलोग्राम वेट भी कहते हैं, किलोग्राम भी कह सकते हो, किलोग्राम वेट भी कह सकते हो, अगर अपन फोर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। तो ये मूल मंत्र हमें मिल गया। अब देखो इसका यूज अपन कैसे करेंगे। इसको बड़ी आसानी से यूज किया जा सकता है क्वेश्चंस के अंदर। जैसे सपोज करो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इधर एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है और इधर एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लो, जैसे इसको पकड़ लेता हूं मैं, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 10 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 100 न्यूटन। और इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग। अब क्योंकि आपका ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो पक्का ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट के ऊपर देखो, इस वाले पॉइंट पर टेंशन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो रहा है वो भी टेंशन के बराबर हो जाएगा और उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन हो जाएगी। आप इधर से देखोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, वही 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो भी 100 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट के ऊपर स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे, बच्चों को लगेगा कि स्प्रिंग दोनों तरफ से स्ट्रेच हो रही है तो फोर्स डबल हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पर फोर्स थ्रू आउट स्प्रिंग क्या रहता है, सेम रहता है, और आप किसी भी एक तरफ की टेंशन फोर्स से उसको बैलेंस कर सकते हो, आपको उसी के इक्वल मिलेगा स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पर कोई पूछे कि बताओ इस स्प्रिंग की रीडिंग क्या होगी इन न्यूटन, तो आप बता सकते हो कि सर 100 न्यूटन होगी, राइट। इसकी अगर अपन बात करें तो ये 10 किलोग्राम है, ये 10 किलोग्राम है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला टेंशन फोर्स भी 100 न्यूटन हो जाएगा, ये वाला टेंशन फोर्स भी 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ओवरऑल जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो 200 न्यूटन हो जाएगा, और इतना का इतना ही इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी 200 न्यूटन आ जाएगी। तो इस केस में हमारी जो रीडिंग होगी न्यूटन्स के अंदर वो 200 न्यूटन होगी। इसको देखो, यहां पर क्या होगा, ये 10 किलोग्राम है, मतलब 100 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब फोर्सेस को हमें बैलेंस करना है, तो हम इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा 100 cos 30, और ये किससे बैलेंस हो जाएगा, आपके नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। और एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 100 sin 30, और ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं, है ना, कि ये कंपोनेंट लेना, फोर्सेस को बैलेंस करना, मैंने एग्जैक्ट कंडीशंस आपको बताई थी कि फोर्सेस को बैलेंस कब करते हैं। तो अब बेसिकली ये जो 100 sin 30 है ये आपके टेंशन फोर्स से बैलेंस हो रहा है, यानी कि ये फाइनली आपके स्प्रिंग के अंदर डेवलप होने वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा है। तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप हो जाएगा वो जाएगा 100 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि 50 न्यूटन हमारा क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए, हमारी रीडिंग जो है वो 50 न्यूटन आ जानी चाहिए। रीडिंग अगर न्यूटन के अंदर दी जाती है तो डायरेक्ट बता दो, और अगर किलोग्राम के अंदर दी जाती है तो मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हमें डिवाइड करना होता है। सो इस तरीके के स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको कहा गया है 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, है ना। तो ए और बी के बीच में तो स्ट्रिंग बंधी हुई है। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है वो मासलेस है, यानी कि उसके थ्रू आउट किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू सेम होगी लाइक स्ट्रिंग, ठीक है। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट आर रिस्पेक्टिवली। अब देखो स्प्रिंग के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर एक महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स होता है ना, वो डिपेंड करता है कि दोनों एंड्स पर स्प्रिंग को कितने फोर्स के द्वारा स्ट्रेच करने की कोशिश करी जा रही है। स्ट्रिंग जो है वो कभी स्ट्रेच नहीं होती, ठीक है।
और जैसे ही आप स्ट्रिंग को काट देते हो तो आपका टेंशन फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यहां तक की बात आ गई समझ में। स्प्रिंग के केस में क्या होता है, सिमिलरली टेंशन फोर्स डेवलप होता है, बट स्प्रिंग स्ट्रेच होती है या कंप्रेस होती है तब जाके टेंशन फोर्स डेवलप होता है ना। एक्चुअल में स्ट्रेच होना चाहिए, एक्चुअल में कंप्रेशन होना चाहिए। और जो फोर्स डेवलप होता है उसका फॉर्मूला भी फिक्स होता है। टेंशन फोर्स का कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है ना, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला फिक्स होता है K टाइम्स X। तो ये दोनों में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि आफ्टर द स्ट्रिंग इज कप, तो जैसे ही इस स्ट्रिंग को काट दिया जाता है, जैसे ही इस स्ट्रिंग को काट दिया जाता है, तो हमारा जो B ब्लॉक है ना उसके ऊपर एक सिंगल फोर्स लगता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, दैट इज mg। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है mg, मतलब ये फ्री फॉल करने लगता है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो तो g हो जाता है। ये तो हमें कंफर्म पता पड़ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम आसानी से देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो A है उसके क्या हाल चाल। तो देखो A के ऊपर जब आपने स्ट्रिंग को काटा नहीं था उससे पहले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग से बंधा हुआ था तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा था। और एक स्प्रिंग की वजह से फोर्स लग रहा था, दैट इज फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। और एक इसका खुद का वेट लग रहा है, कितना है इसका मास, 3m है, तो 3 टाइम्स m इंटू जी, ये वाला फोर्स भी इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। एंड स्ट्रिंग को काटने से पहले आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, यानी कि आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते थे। तो आपका F जो था वो कितना हो जाएगा, 3mg प्लस t। और स्ट्रिंग को काटने से पहले जो B था उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन फोर्स T अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो टेंशन फोर्स खुद किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों की मदद से देखोगे तो आपका स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो हो जाएगा आपका 3mg प्लस mg इज इक्वल टू 4 टाइम्स mg। तो ये तो बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग हो गया, ठीक है ना। आपने रस्सी को काटा नहीं, उससे पहले क्या सिचुएशन थी। और अगर अपन आफ्टर की बात करें तो आफ्टर में मैं बी का हालचाल तो आपको बता ही चुका हूं, ए को देखते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे आपने स्ट्रिंग को काट दिया तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा था वो हो गया 0। तो अब ए के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसका खुद का वेट, दैट इज 3mg, mg मत लिख देना, इसका मास 3m है, थोड़ा केयरफुल रहना। और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, और वो कितना है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, F इज इक्वल टू 4 टाइम्स mg। तो अब की बार फोर्सेस आपके बैलेंस नहीं हो रहे, और जब फोर्सेस बैलेंस नहीं होते तो हम इक्वेशन बनाते हैं, हम लिखते हैं मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 3m, अगेन गलती मत करना, m मत लिख देना, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब ऊपर फोर्स ज़्यादा है नीचे कम है, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा ये, और उस एक्सेलरेशन को सपोर्ट करेगा 4mg और अपोज करेगा 3mg। तो यहाँ पे 3ma किसके इक्वल आ जाएगा, mg के इक्वल आ जाएगा, m से m चला गया तो a की वैल्यू आ जाएगी g डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा जो ब्लॉक A होगा स्ट्रिंग को काटने के बाद में ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो सब महसूस कर सकते हैं कि हाँ यार ऊपर की तरफ जाएगा। पहले स्ट्रिंग जो स्प्रिंग थी वो स्ट्रेच थी, जैसे आप काट दोगे तो एकदम से ऊपर की तरफ उछलेगा। कितने एक्सेलरेशन से उछलेगा, g डिवाइडेड बाय 3 एक्सेलरेशन से उछलेगा। तो A का एक्सेलरेशन होना चाहिए g डिवाइडेड बाय 3 और B का होना चाहिए g, मतलब ऑप्शन, इसको D लिख लो यार, ऑप्शन D हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। एक और देखो क्वेश्चन, हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। जैसे सिस्टम को रिलीज किया जाता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, है ना। हमें फाइंड आउट करना है टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इफ फोर्स कांस्टेंट हमें गिवन है k इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर, g की वैल्यू हमें 10 लेनी है। तो देखो जैसे ही आप इस सिस्टम को रिलीज करोगे तो ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ भागने लगेगा a एक्सेलरेशन से, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जाने लगेगा a एक्सेलरेशन से, और ये वाला ब्लॉक भी नीचे की तरफ जाने लगेगा a एक्सेलरेशन से। मतलब पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आपका सेम है। तो आप पूरे के पूरे सिस्टम के लिए सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन सिस्टम की बात करें पूरे के पूरे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे A, B और C इन तीनों का मास कितना है, 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन A।
इज इक्वल टू सपोर्ट करने वाले फोर्सेस देखते हैं और हमें केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस काउंट करने हैं, मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग जो कि दोनों एंड्स पर वर्क करता है, वैसे वाले फोर्सेस हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 3 किलोग्राम इसका वेट है तो 30 न्यूटन इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, 2 किलोग्राम इसका वेट है तो 20 न्यूटन इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। और जो ब्लॉक ए है उसके ऊपर केवल और केवल टेंशन फोर्स लग रहा है और टेंशन फोर्स को हमें काउंट करना नहीं है क्योंकि टेंशन फोर्स इंटरनल होता है ना। स्ट्रिंग के एक एंड पर इधर लग रहा है तो दूसरे एंड पर इधर लग रहा है, कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो ओवरऑल सपोर्ट करने वाले जो फोर्सेज हैं हमारे, और कोई फ्रिक्शन है नहीं जो कि इसको अपोज करे, तो सपोर्ट करने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे, 30 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 20 दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 प्लस 1 करेंगे 6, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, हमने एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे बात करी जा रही है टेंशन इन स्ट्रिंग, तो केवल और केवल जो ब्लॉक ए है ना उसके ऊपर टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है, तो उसी को पकड़ लेते हैं अपन। तो फॉर ब्लॉक ए तो हम देखेंगे कि इसका मास कितना है 1 और इसका एक्सेलरेशन कितना है 25 डिवाइडेड बाय 3, और इसके एक्सेलरेशन को केवल और केवल ए की फोर्स सपोर्ट कर रहा है ना। अब अपन इंडिविजुअल ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर ए की फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, दैट इज टेंशन इन स्ट्रिंग। तो हमारा जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो भी हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन चलते हैं हमारे एक्सटेंशन इन स्प्रिंग वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, सी को पकड़ लेते हैं। अगर अपन सी की बात करें तो देखो सी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सी के ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है इसका खुद का वेट, दैट इज 30 न्यूटन, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मान लो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रखी है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो रखी है तो। और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, एंड ओवरऑल ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट कर रहा है। कितने एक्सेलरेशन से वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। तो हमारी इक्वेशन बनेगी मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू फोर्स सपोर्टिंग एक्सेलरेशन, तो 30 न्यूटन का फोर्स सपोर्ट कर रहे हैं, माइनस फोर्स अपोजिंग एक्सेलरेशन दैट इज योर स्प्रिंग फोर्स। हो गया हमारा क्वेश्चन। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा आपका 30 माइनस 25 दैट इज 5 न्यूटन। तो ये स्प्रिंग के अंदर डेवलप होने वाला फोर्स हो गया। अब हमसे पूछा गया है एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग, तो हमें पता है ये किसके बराबर होता है, k टाइम्स x, और k हमें दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर टाइम्स x। तो अब हमें x की वैल्यू पता पड़ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 10 मीटर, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो हमारी स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रखा है वो 100% कितना होगा, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो सीखा है, तो वो आपके हमेशा काम आएगा। अब होगा क्या, जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते चले जाओगे ना, आप नए नए तरीके के फोर्सेस के बारे में पढ़ते चले जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब यही एक नई चीज़ है जो कि ऐड होती चली जाएगी। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो वाई दिस चैप्टर इज सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज in this chapter you are actually dealing with forces, you are actually visualizing the motion, the reason behind motion, and ultimately आप 11th and 12th में अलग अलग तरीके की मोशन पढ़ोगे अलग अलग फोर्सेस की वजह से। तो फोर्सेस नए नए ऐड होते चले जाएंगे, बट ये मेथड जो हम सीख रहे हैं ना ये आपके हमेशा कॉमन रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंट बना देती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें कह रखा है 2 मासेस हैं, एक है 10 किलोग्राम का और एक है 20 किलोग्राम का रिस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन 20 किलोग्राम। सब कुछ आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है। एट द इंस्टेंट शोन द 10 किलोग्राम मास हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, राइट वर्ड्स
व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 किलोग्राम मास। तो हमारा जो 10 किलोग्राम वाला मास है ना, उसका एक्सेलरेशन हमें बता रखा है कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ही पूछोगे कि सर इसके अंदर एक्सेलरेशन आया कहाँ से, तो पक्का इन दोनों के बीच की स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है, तो उस स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप हुआ है, दैट इज फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, और इसी की वजह से आपका ये एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि और तो फोर्सेस लग नहीं रहे। आप लोग सर लगेंगे तो इसके ऊपर वेट भी लग रहा है 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट ये बैलेंस हो जा रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से। मैंने बताया था ना, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वैसे भी फोर्सेज आपस में क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर कोई पूछता नॉर्मल फोर्स तो हम दिखाते हैं, अदरवाइज हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता पड़ गया कि यहां पर जो 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक है तो उसका मास दे रखा है हमें 10 किलोग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, इस एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स, दैट इज फोर्स इन स्प्रिंग। खत्म। तो हमने स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होने वाला फोर्स निकाल लिया, दैट इज 40 न्यूटन। यहां तक की बात आ गई समझ में। अब क्योंकि स्प्रिंग आपकी मासलेस है, तो जितना फोर्स इस एंड पर डेवलप हो रहा है उतना का उतना ही फोर्स इस एंड पर भी डेवलप हो रहा होगा, यानी कि 40 न्यूटन का फोर्स इस एंड पर भी डेवलप हो रहा होगा। तो अब इसको पकड़ो, किसको, 20 किलोग्राम वाले ब्लॉक को, और उसके लिए इक्वेशन बनाओ। तो मास हो गया 20, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू, मान लो इसका एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है, तो मान लो इसका एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, जिसको हमने ए लिख दिया है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स कितना है 200 न्यूटन, और अपोज करने वाला फोर्स कितना है 40 न्यूटन। जो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेज है उनको शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 200 माइनस 40, दैट इज 160 न्यूटन डिवाइडेड बाय 20। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस सिनेरियो के ऊपर। जैसे अभी आपने जो ये सिनेरियो करा ना, इसमें आपने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हो रहा क्या है कि आपका जो 20 किलोग्राम वाला ब्लॉक है वो चलना स्टार्ट कर रहा है। जैसे 20 किलोग्राम वाला ब्लॉक चलना स्टार्ट करता है तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है, और जैसे स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करने लगता है, यानी कि 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स वर्क करने लगता है। अब जैसे जैसे आपका ये एक्सटेंशन बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे 10 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये निकाल सकते हो कि जो 20 किलोग्राम वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कुछ टाइम तक क्या होगा, 20 किलोग्राम वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, 10 वाले का कम होगा, लैग कर रहा होगा। मतलब आपने देखा ना अभी हमारा आंसर क्या आया, 20 वाले का एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 10 वाले का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट ये बढ़ता चला जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करने लगेंगे, एंड फिर उसके बाद में आपकी स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होना बंद हो जाएगी। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ उस मोमेंट पर जब ये दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ में वर्क करने लगते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर स्ट्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना होगा। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मान लो दोनों ब्लॉक्स साथ साथ चलने लग गए, तो दोनों को अपन एज ए सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो दोनों के लिए इक्वेशन बनेंगे, तो बनेगी 20 + 10 मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो तो इंटरनल फोर्स है, तो एक्सटर्नली केवल और केवल एक ही फोर्स सपोर्ट कर रहा है, दैट इज आपका 200 न्यूटन वाला फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय 30, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना जब एक्सेलरेशन हो जाएगा ना दोनों ब्लॉक्स का, दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अपन 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक के पास में जाएंगे, तो उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन 20 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, उसके ऊपर तो केवल और केवल स्प्रिंग का ही फोर्स लग रहा है, तो हमें फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग पता पड़ जाएगा। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन। यहां तक की बात समझ में आ गई।
और फिर इसको अपन k इंटू एक्स के इक्वल रखेंगे, और हमें अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाती है, जो कि अभी तो खैर क्वेश्चन में नहीं दे रखी, मान लो 50 दे दिया आपको, तो आप आसानी से उसको यूज़ करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब कितना एक्सटेंड होने के बाद में दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करने लगेंगे। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हर तरीके का क्वेश्चन जो है ना वो किसी के द्वारा कर लिया जाए, मतलब कोई टीचर हो जो कि उन्हें हर तरीके का क्वेश्चन करवा दे, 100 तरीके के क्वेश्चन करवा दे, 200 तरीके के क्वेश्चन करवा दे। लेकिन पता है इससे लर्निंग नहीं होती। लर्निंग क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। आप बेसिक रूल सीखो, है ना। जैसे चेस का गेम होता है ना, चेस का गेम जो होता है उसके आप रूल सीख लेते हो। अब आप ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कोई हर मूव बता दे। कौन सा मूव आपको लगाना है वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। तो आपको हमेशा रूल ऑफ द गेम सीखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एंड यहाँ पर रूल ऑफ द गेम सिखाने के ऊपर मैं पूरा का पूरा कंसंट्रेशन डाल रहा हूँ। मेरा मकसद इतना है कि आप लोग इन रूल्स को अगर सीख जाओ और इस तरीके से सीख जाओ कि आप हर तरीके की प्रॉब्लम के अंदर इनको अप्लाई कर सको। फिर आपको टीचर का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा कि टीचर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। फिर आप हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करो खुद से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार अभी तक तो अपन ऐसे फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, और अब हम एक ऐसे फोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट फिर भी बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर अगर अपन इस फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे ना तो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वो कंडीशंस कौन सी हैं जिसके अंदर इतने पावरफुल लॉज भी अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना इसको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द अदर इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग एक्सेलरेशन, जिस खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होता है, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सोचो आपने पिछली 2 क्लासेस से जो भी कुछ सीखा है, कुछ ऐसी कंडीशंस भी एग्जिस्ट करती है जहां पर वो सब कुछ एप्लीकेबल ही नहीं है। दिल टूट जाएगा तुम्हारा, बहुत बुरा लगेगा, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, और अचानक से हमें पता पड़ता है कि यार बहुत सारी सिचुएशंस तो ऐसी हैं जहाँ पे अगर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपन सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो खुद एक्सेलरेट हो रही है, तो हम लोग तो NLM लगा ही नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमारी मेहनत बर्बाद नहीं जाए तो हम लोगों ने एक पैच डेवलप किया, एक जुगाड़ डेवलप किया है, और उस जुगाड़ का नाम हमने रखा है सूडो फोर्स, राइट। सो वी नीड अ हाइपोथेटिकल फोर्स। असली में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने बनाया है, हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, ताकि हम इन सिचुएशंस के अंदर भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सके और हमारा काम चला सके। सो दिस हाइपोथेटिकल फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स बिकॉज वी स्टिल वॉन्ट टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमें प्यार हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, भाई साहब हम उनका त्याग नहीं कर सकते, तो हमें एक हाइपोथेटिकल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब उस हाइपोथेटिकल फोर्स को लगाने के जो रूल है ना वो बहुत आसान है, ठीक है। क्या है? सबसे पहले तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो किसके बराबर होता है? मास, मतलब जिस भी ब्लॉक के ऊपर आप लगा रहे हो उस फोर्स को, तो उस ब्लॉक का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप उस मास को ऑब्जर्व कर रहे हो उसका एक्सेलरेशन लो, उससे मास को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका सूडो फोर्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मिल गया। अगर अपन डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन का रूल भी बड़ा आसान है। सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना, इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, उसके एक्सेलरेशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आपका सूडो फोर्स लगता है। ख़त्म। अब आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि सर ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पर हमें
ये पता पड़ जाए कि हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो खुद एक्सेलरेट हो रही है। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है अ ब्लॉक टाइड टू ए स्ट्रिंग विच इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। वर्टिकल सर्कल का भी एग्जांपल लेंगे बट वो अपन आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन वर्क एनर्जी वगैरह भी देखेंगे, बट अभी हॉरिजॉन्टल सर्कल की अपन बात करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये आपका ब्लॉक है, राइट, कौन सा वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, राइट। अब ये जो ब्लॉक है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। हम ग्राउंड के ऊपर खड़े खड़े देखते हैं तो हमें रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है ना, हमें ये रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें पता पड़ गया कि इसके ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जो कि इसकी डायरेक्शन को हर मोमेंट के ऊपर चेंज कर रहा है, इवन दो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये हमें पता है। लेकिन कितना बेटर हो अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर बैठकर ही इसको ऑब्जर्व करें। अब इसमें एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि जैसे ही हम इस ब्लॉक के खुद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमेशा हमें स्टेशनरी नज़र आएगा। मैंने आपको बताया था ना रिलेटिव मोशन के अंदर कि जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप मोशन को ऑब्जर्व करते हो वो हमेशा स्टेशनरी होता है, उसके ऊपर ना कोई वेलोसिटी होती है ना कोई एक्सेलरेशन होता है। तो हमारा जो ब्लॉक है जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, अगर उसके खुद के रिस्पेक्ट में अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें स्टेशनरी नज़र आएगा। अब ये हमें अगर स्टेशनरी नज़र आ रहा है, रेस्ट पर नज़र आ रहा है, तो हमारे हिसाब से जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, 0, मतलब वो आपस में बैलेंस आउट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर जिस स्ट्रिंग से तुमने इसको बांध रखा है, तुम जब इसको घुमाते हो तो स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश करता है, तो पक्का इस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, दैट इज टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। अब आपको पता है कि इसको हमें रेस्ट पर रखना है और क्योंकि हम इसी के ऊपर बैठ के देख रहे हैं यानी कि हम खुद एक्सेलरेट कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद एक्सेलरेट कर रहे हैं। खुद का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो तुम्हें अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर वाली डायरेक्शन के अंदर एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसकी वैल्यू होती है v²/r, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी ले ली, l ले ली। तो एक फोर्स हमारा रियल है, असली में लग रहा है, और एक फोर्स हमने लगाया है, इसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। और हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसी के रिस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये हमें रेस्ट पर दिखाई दे रहा है, तो हमें बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। और जैसे ही अपन बैलेंस करेंगे ना, टेंशन फोर्स को किससे बैलेंस कर दिया हमने, mv²/L से बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता पड़ जाएगी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, √T × L डिवाइडेड बाय m। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जिस स्ट्रिंग से आप बांध के घुमा रहे हो ना, वो मैक्सिमम 100 न्यूटन की या 200 न्यूटन की या 500 न्यूटन की टेंशन को ही सस्टेन कर सकते हैं, उसके बाद में स्ट्रिंग टूट जाती है। तो बताओ आप मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से घुमा पाओगे। तो आपको क्या दे दिया जाएगा, टेंशन फोर्स दे दिया जाएगा कि इससे ज़्यादा टेंशन नहीं झेल सकती स्ट्रिंग आपकी, लेंथ दे दी जाएगी और जिस पत्थर को आप घुमा रहे हो उसका मास दे दिया जाएगा। इन तीनों की वैल्यू रख के आप आसानी से मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो कि अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी से अपन घुमाएंगे तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो टेंशन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, दोनों फोर्सेस बैलेंस में नहीं रहेंगे, आपकी रस्सी टूट जाएगी और पत्थर बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इसको एज अ रूल ऑफ थंब याद रख लेते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को सर्कुलर मोशन करते हुए देखेंगे, जब भी हम किसी चीज़ को सर्कुलर मोशन करते हुए देखेंगे और उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो हमेशा हमें उसके ऊपर एक फोर्स लगाना है दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर और जिसकी वैल्यू भी हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज mv²/L। खत्म, इसको हमेशा के लिए याद रख लो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें उसको ऑब्जर्व करना है ताकि हम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को ऑब्जर्व कर पाएं। हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर हमें एक शूडो फोर्स लगाना है जिसकी वैल्यू हो जाएगी mv²/r। r की जगह l भी दिया जा सकता है, वॉटेवर जो भी रेडियस होगी, राइट। तो ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई। दूसरा जो सिनेरियो है
वो है अ ब्लॉक इन वर्टिकली मूविंग लिफ्ट और एलिवेटर। ये भी बहुत कॉमन है। देखो नॉर्मली जब आप वीइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हो ना, जो कि आपका वेट मेजर करके बताती है, तो वो आपका वेट नहीं मेजर कर रही होती, वो नॉर्मल फोर्स मेजर कर रही होती है। जब आप उस मशीन के ऊपर खड़े होते हो तो आप मशीन के ऊपर और मशीन आपके ऊपर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रही है ना, आप बेसिकली उसको मेजर कर रहे होते हो और उस नॉर्मल फोर्स को आप जी से डिवाइड कर देते हो ताकि आपकी रीडिंग जो है वो किलोग्राम के अंदर आ जाए। यही तो काम होता है। अब मान लो आप एक लिफ्ट के अंदर चले गए और लिफ्ट के अंदर आप उस वीइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जो कि आपका वेट मेजर करके बता रही है। और आप एज ए फैक्ट हमेशा ध्यान रखना कि वीइंग मशीन हमेशा नॉर्मल फोर्स को मेजर करती है। तो अब हमारी अगर लिफ्ट जो है वो खुद ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है और हम लिफ्ट के अंदर खड़े होकर इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमारे पास में खुद के पास में एक्सेलरेशन है, तो हमें शूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो देखो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर। इस ब्लॉक का खुद का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये रियल फोर्स है। ब्लॉक इसके कांटेक्ट में है फर्श की, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। फर्श ले लो या वीइंग मशीन ले लो, है ना, कोई वेट मशीन ले लो आप, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये भी रियल फोर्स है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ma। ठीक है, तो ये सारे के सारे फोर्सेस लगेंगे। अब आप जो लिफ्ट में खड़े होके इसको देख रहे हो, आपकी नज़रों में ये हमेशा आपको अपने सामने पड़ा हुआ दिखाई देगा, मतलब रेस्ट पर दिखाई देगा। इसका मतलब आप जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करोगे तो आप इन फोर्सेस को बैलेंस करोगे, और जब आप इनको बैलेंस करोगे ना, आप लिखोगे N इज इक्वस टू M टाइम्स A प्लस G। तो आप बेसिकली अब की बार mg को मेजर नहीं कर रहे हैं, आप mg प्लस ma को मेजर कर रहे हो, मतलब आप थोड़ा सा ज़्यादा रीडिंग दे रहे हो। तो आपकी जो असली में रीडिंग होगी ना, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, नॉर्मल फोर्स को उठा के किससे डिवाइड कर दो, g से, मतलब m इंटू ए प्लस जी, इसको उठा के किससे डिवाइड कर दो, g से, यानी कि m इंटू वन प्लस ए अपॉन जी, ये आपकी रीडिंग हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपका असली में मास जो है वो 70 किलोग्राम है, असली में, रेस्ट पर देखते तो। अब आप लिफ्ट के अंदर चले गए जिसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताओ लिफ्ट के अंदर आपका वेट कितना होगा। तो लिफ्ट के अंदर आपका वेट हो जाएगा, जो आपकी रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, फॉर्मूला है आपके पास में, असली में मास कितना है 70 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 5, जी की वैल्यू अपन ले लेते हैं 10, तो 5 अपॉन 10 हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 35 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 15 पावर 1, 9 और 1 10, 105 किलोग्राम। इतनी हमारी रीडिंग आएगी अगर हम एक ऐसी लिफ्ट के अंदर चले जाएंगे जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, इसका उल्टा केस भी ले लो, जब आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट होती है, ठीक है ना, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, तो फिर क्या होगा, तो आपकी बार mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, रियल फोर्स है, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, रियल फोर्स है, शूडो फोर्स एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो शूडो फोर्स हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तीनों फोर्सेस को हमें बैलेंस करना है, तो हम लिखेंगे n प्लस ma, ये किसको बैलेंस कर लेगा, mg को, तो आपकी बार n की वैल्यू आ जाएगी m टाइम्स g माइनस a, यानी कि अब की बार आपकी जो रीडिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, इसको g से डिवाइड कर देंगे तो m टाइम्स 1 माइनस a अपॉन g, ये आपकी रीडिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपना असली में मास कितना है 70 किलोग्राम, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो अपेरेंट मास होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो हमारी जो अब की बार रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी m दैट इज 70 टाइम्स 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 70 टाइम्स 1/2 यानी कि 35 किलोग्राम। असली में 70 किलोग्राम का आदमी जो है ना, वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई लिफ्ट के अंदर खड़ा हो जाएगा वेट मशीन के ऊपर, तो उसको खुशी होगी, उसको लगेगा कि मेरा वजन कम हो गया, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, 35 किलोग्राम आ गया। एक सिचुएशन सोचो कि अगर आपकी लिफ्ट g एक्सेलरेशन से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही हो, मतलब फ्री फॉल कर रही हो, तो क्या होगा,
तो अगर आप एक्सेलरेशन की जगह g ही ले लोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर आपकी जो रीडिंग होगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी m टाइम्स 1 - g/g, यानी कि 1 - 1 0 रीडिंग आएगी। इसको अपन कहते हैं वेटलेसनेस। अगर आप किसी फ्री फॉल करती हुई लिफ्ट के अंदर वजन तोलने वाली मशीन के ऊपर खड़े भी हो जाओगे तो भी आपकी रीडिंग कितनी देगा, वो 0 देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका वेट कितना हो गया, 0 हो गया। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं वेटलेसनेस। लिफ्ट के अंदर तो दिखाई देती है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट कर रही है। इसके अलावा स्पेसशिप वगैरह के अंदर भी आपको ये सिचुएशन दिखाई देती है। हम जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम बात करेंगे, बट फंडा यही होगा, ध्यान रखना, यही चीज़ हम बात करेंगे वहाँ पर भी उस पर्सपेक्टिव के अंदर। वैसे आपने नोटिस किया होगा ना कि जब अचानक से वो आपने उस झूले के अंदर अगर आप बैठे हो, जो कि उसमें बहुत ऊपर तक ले जाते हैं पहले, फिर अचानक से आपको फ्री फॉल करवाया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर की जो वजन है वो पूरा का पूरा मुंह के थ्रू बाहर निकल रहा है। कई लोगों को तो उल्टी वगैरह भी हो जाती है। तो वो बेसिकली वेटलेसनेस की वजह से होता है। हमारे बॉडी का हर पार्ट जो है वो वेटलेस हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है इसका ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया, ऐसा लगता है, मतलब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अ पेंडुलम इन मूविंग ट्रक। एक ट्रक है जिसके सीलिंग से आपने एक पेंडुलम को बांध रखा है, और अगर सपोज करो ट्रक इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो रहा है ना। वैसे ट्रक पीछे की तरफ तो क्यों ही एक्सेलरेट होगा, ठीक है बट ठीक है, डायग्राम मैंने बना दिया, अब उसको करेक्ट करूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर ये इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम ट्रक के अंदर जाके पेंडुलम को देखेंगे तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएंगे, क्योंकि हम और ट्रक दोनों ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो हमें शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन कौन से फोर्सेज होंगे, mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स लगेगा स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, और एक शूडो फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये वाला जो शूडो फोर्स है ना, पेंडुलम नॉर्मली यहाँ पर होना चाहिए था, बट ये वाला शूडो फोर्स इसको कहाँ पर ले जाएगा, एक एंगल पर ले जाएगा, और फाइनली इस एंगल पर जाके ये तीनों फोर्सेज आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इक्विलिब्रियम वाला एंगल है ये कितना होगा, और जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स डेवलप हो रही है वो कितनी होगी। दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, राइट। तो हम निकाल लेते हैं। अगर हम फोर्सेस को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो mg और ma ये तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में, इनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका t cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका t sin थीटा। तो हम देख रहे हैं कि t sin थीटा तो किसके बराबर आ जाएगा, ma, और t cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, mg। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आपका a/g के बराबर आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जानी चाहिए tan इनवर्स a/g। तो आपको एक्सेलरेशन दिया जा सकता है और इक्विलिब्रियम वाला एंगल पूछा जा सकता है। और अगर अपन मान लो पहली इक्वेशन का स्क्वायर करें और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करें और ऐड कर दें, तो हम देखेंगे कि जो टेंशन फोर्स है उसका स्क्वायर आ जाएगा m स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, मतलब टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ मास a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। टेंशन फोर्स को बेसिकली हमने इन दोनों फोर्सेस जो हैं वो परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों फोर्सेस के स्क्वायर का सम, उसका होल रूट, उससे हमने टेंशन फोर्स को बैलेंस कर दिया। किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो इस तरीके से हमसे टेंशन फोर्स पूछा जा सकता है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन का एंगल पूछा जा सकता है। हम आसानी से ये फाइंड आउट करके बता सकते हैं। एक और सिनेरियो देखते हैं। इसमें क्या दिया जाएगा, आपको एक ब्लॉक दिया जाएगा और वो एक वेज के ऊपर रखा हुआ है। अब नॉर्मली तो आप बोलोगे सर किसी वेज या इंक्लाइनेशन पे अपन रखेंगे तो ब्लॉक तो रखा हुआ थोड़ी ना रहेगा, वो तो नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा। हमने पहले भी एक क्वेश्चन करा है जिसमें वो इवन उसका एक्सेलरेशन तक निकाला था। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेज जो है उसके ऊपर आपका ब्लॉक रखा हुआ रहेगा, स्टेशनरी, ठीक है। और ये केवल और केवल तब पॉसिबल होगा जब आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होंगे। क्यों होगा, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लॉक के ऊपर देखो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और क्योंकि वेज के ऊपर ब्लॉक स्टेशनरी नजर आ रहा है, वेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, और वेज खुद एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज ma। अब ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सकते हैं। आप इवन ये तक निकाल सकते हो कि कितने एक्सेलरेशन से आप मूव करवाओगे ताकि आपका ब्लॉक स्टेशनरी रहे। कैसे? फोर्सेस को बैलेंस कर दो, तो आप कोई सी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस चूज कर लो। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस चूज कर लेता हूँ। तो मैं देखूंगा कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इधर कॉम्पोनेंट आ जाएगा आपका n कॉस थीटा, और इधर कॉम्पोनेंट आ जाएगा आपका n साइन थीटा। तो आप देख रहे हो एम ए जो है वो तो n साइन थीटा के इक्वल है, और एम जी जो है वो n कॉस थीटा के इक्वल है। बैलेंस हो गए फोर्सेस, क्योंकि हमें ये स्टेशनरी दिखाई दे रहा है वेज के रिस्पेक्ट में। दोनों को डिवाइड करोगे तो a अपॉन जी, n से n कट जाएगा, टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका g टेन थीटा। तो अगर आप इस एक्सेलरेशन से मूव करवाओगे ना पूरे के पूरे सिस्टम को, तो इवन विदाउट फ्रिक्शन आप ब्लॉक को क्या कर सकते हो? स्टेशनरी बना सकते हो। बचपन में हम लोग क्या करते थे? पतंग वगैरह लूटने जाते थे, ठीक है ना। तो अब पतंग हमने लूट रखी है, 5-10 पतंगें हमारे पास में होती थी, और नई पतंग कटती थी तो हम उसके पीछे भागते थे। अब पकड़ के भागते थे तो फट जाया करती थी वो हवा से। तो हम लोग क्या करते थे? उन पतंगों को हमारे ऐसे सीने पर ऐसे रख लेते थे, और फिर जब उनको यहाँ पर रख के हम आगे की तरफ भागते थे ना, तो अपने आप ही वो पतंगे हमारे चेस्ट से चिपकी हुई रहती थी। तो उसका कारण आपको समझ में आ गया होगा, सूडो फोर्स है। मैं और मेरे सीने पर रखी हुई पतंगे, हम सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो मेरे रिस्पेक्ट में पतंगे स्टेशनरी रहेगी, चिपकी हुई रहेगी। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगने लगेगा, और उस सूडो फोर्स की वजह से नॉर्मल फोर्स जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी पतंगे नीचे स्लाइड होना चाहती थी, फ्रिक्शन उसको रोक लेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें भी की हुई है, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर भी अप्लाई किया करो इस नॉलेज को, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी अप्लाई किया करो, राइट। तो ये चीज़ भी आपको नजर आएगी कि सूडो फोर्स किस तरीके से ब्लॉक को इवन विदाउट फ्रिक्शन बैलेंस के अंदर रख सकता है। ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। मान लो आपका एक सर्कुलर टर्न है, हॉरिजॉन्टल टर्न है, एक रॉड है जो कि इस तरीके से मुड़ रही है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको r दे रखा है ना। तो उसके ऊपर आप अगर बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से टर्न लेते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आप बाहर की तरफ निकल जाते हो, फिसल जाते हो, ठीक है ना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी वो हमसे पूछा जा सकता है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, तो mg तो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब डाउनवर्ड का मतलब है रोड के अंदर जाता हुआ, है ना। रोड पे हमारा व्हीकल खड़ा है तो रोड के अंदर जाता हुआ तो mg होगा, और रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। ये फिसल के बाहर जाना चाहता है तो उसको रोकने के लिए अंदर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू हो जाएगी μs मल्टीप्लाइड बाय n। स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमारा ओवरऑल जो व्हीकल है वो स्टेशनरी है, मतलब वो स्लाइड होना चाहता है बट हम स्लाइड नहीं करने दे रहे उसको, जस्ट लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती हुई हर चीज के ऊपर आपको अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स लगाना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी mv² अपॉन r। v यहाँ पर इसकी स्पीड है, और खुद के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हमें स्टेशनरी नजर आएगा, मतलब हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, पहले तो आप नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करोगे तो वो mg के इक्वल नजर आएगा, है ना। और फिर आप फ्रिक्शन को μs मल्टीप्लाइड बाय n को बैलेंस करोगे तो वो mv² अपॉन r के इक्वल नजर आएगा। n की वैल्यू रखो, mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r, तो m से m कट गया तो v² की वैल्यू आ जाएगी आपकी μrg, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट μrg। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर जो हमारे पास में स्पीड आई है ना, v इज इक्वल टू रूट μrg, उसको एक बार गौर से देखो। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जो हमारे व्हीकल के टायर्स हैं उसके और रोड के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन के ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है ना यहाँ पर। तो अगर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट हो, मान लो दिया हुआ हो हमें, तो हमारी स्पीड जो है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से या तो कम होनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए। देखो कैसे, मान लो हमारी स्पीड जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है? रूट μrg के बराबर है। हमें म्यू दे रखा है,
कि रोड और गाड़ी के पहियों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, हमें आर दे रखा है और जी तो हमें वैसे ही पता है, तो हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारी स्पीड भी इसी के बराबर है, तो अगर हमारा v म्यू आर जी के बराबर है, रूट म्यू आर जी की, इसका मतलब पक्का हमारा जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है वो हमारे फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब ना तो गाड़ी बाहर की तरफ ना ही अंदर की तरफ स्लाइड कर रही है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस एग्जैक्टली बैलेंस हो रहे हैं। अगर हमारी स्पीड इससे ज़्यादा हुई, अगर हमारी स्पीड v इज ग्रेटर देन रूट म्यू आर जी हुई, तो फिर क्या होगा, हमारा जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये जो फोर्स है वो ग्रेटर देन म्यू एन हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन के कंपैरिजन में वो ज़्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन तो बढ़ नहीं सकता। तो फिर आप देखोगे कि आपके फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं रहेंगे, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपकी गाड़ी जो है वो फिसल के बाहर चली जाएगी। तो हमारी मैक्सिमम सेफ स्पीड हमें पता पड़ गई कि मिनिमम या तो इससे कम होनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए, रूट म्यू एस टाइम्स आर टाइम्स जी। अब अगर हम किसी सर्कुलर टर्न के ऊपर मैक्सिमम स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक ही रास्ता है, या तो हम उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को ज़्यादा कर दें, यानी कि हमारा जो शार्प टर्न है उसको हम फ्लैट बना दें, तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ। हम तो शार्प टर्न के ऊपर ही हमारी जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो दूसरा रास्ता है कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर दें, बट फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के अपने नुकसान हैं। तुम जितना ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज़ करोगे उतना टायरों को नुकसान ज़्यादा होगा, टायरों का जो वियर एंड टीयर है वो उतना ही ज़्यादा होगा, तो एक हद से ज़्यादा तुम फ्रिक्शन को भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो फिर तीसरा रास्ता तुम अपनाते हो। तुमने अभी अभी देखा था कि अगर इस सड़क को बाहरी किनारे से उठा दिया जाए, जैसे हमने इंक्लाइनेशन वाले एंगल के अंदर देखा था, इंक्लाइनेशन वाले केस के अंदर देखा था, तो फिर हमारा जो नॉर्मल फोर्स है ना उसका भी एक कंपोनेंट जो है वो फ्रिक्शन को क्या करने लगता है, सपोर्ट करने लगता है। यानी कि हम चाहें तो हमारी मैक्सिमम सेफ स्पीड को बिना फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। बाहरी किनारे से उठा देना क्या कहलाता है, बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। तो अगर आपकी कार टर्न ले रही है ऑन अ बैंक्ड रोड जिसको बाहरी किनारे से उठा दिया गया है, तो ये हो गया, ये देखो बाहरी किनारा जो है वो इतना उठा दिया गया है, इतना मतलब थीटा एंगल के द्वारा वो क्या कर दिया गया है, इंक्लाइन कर दिया गया, बैंक्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एम जी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, सर्कुलर टर्न आपका इस तरीके से है तो अवे फ्रॉम द सेंटर आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगेगा, और क्योंकि ये फिसल के ऐसे बाहर जाना चाहता है तो इसको रोकने के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स दैट इज फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगने लगेगा। क्योंकि हम जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग इन सारे के सारे फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने की हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम कोई सी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस चूज कर लेते हैं। तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस चूज कर ली, तो हमें फोर्सेस को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा आपका और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो नॉर्मल का इधर कंपोनेंट आ जाएगा n cos थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा आपका n sin थीटा। फ्रिक्शन का इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा f sin थीटा। तो अगर अपन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके इक्वल नज़र आएगा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा के इक्वल नज़र आएगा। एफ की जगह आप म्यू इंटू एन रख सकते हो, तो एन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगर वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि आपका n cos थीटा जो है वो अकेला बैलेंस कर रहा होगा mg प्लस f sin थीटा को, f sin थीटा को उधर ले जाओ तो आपका जो mg है वो बचेगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा। f की जगह म्यू इंटू एन रखोगे तो n कॉमन होगा, बाहर आ जाएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इस तरीके से हम लोग mg की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे तो नॉर्मल फोर्स से नॉर्मल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। 1 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया।
एन से एन कट गया तो बचा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी रूट आर जी टाइम्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ म्यू प्लस टेन थीटा। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन बचेगा। तो नॉर्मली थीटा अगर हमारा जीरो हो जाए, मतलब रोड को हम बैंक ना करें, तो हमारा वही फॉर्मूला आ जाएगा जो कि हमने पिछले वाले केस के अंदर देखा था, राइट। और अगर हम सपोज करो किसी एंगल पर बैंक कर रखे हैं तो ऑब्वियसली पिछले वाले केस के अंदर जो हमारी वेलोसिटी आई थी रूट म्यू आर जी, उसके कंपैरिजन में हमारा रिजल्ट ज़्यादा होगा, राइट। और जितना ज़्यादा रिजल्ट होगा उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। बट हम बहुत ज़्यादा एंगल से भी बैंक नहीं कर सकते। ऐसा पता चले आप बाहरी किनारे से बहुत ही ज़्यादा एंगल से उठा दो, हल्का सा उठा दिया जाता है, उसी से हमारा काम चल जाता है। तो इट इज़ मैक्सिमम सेफ स्पीड। अच्छा, रोड को बैंक करने का एक नुकसान भी होता है, इसमें मिनिमम सेफ स्पीड भी होती है। मतलब अगर आप एक स्पीड से कम वैल्यू से अपनी गाड़ी चलाओगी तो फिर तुम्हारे बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ फिसलने के चांसेस हो जाएंगे। फिर आपका जो फ्रिक्शन है वो आपकी गाड़ी के वेट का जो कंपोनेंट है उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, राइट। तो अपन उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारे इस केस में क्या होगा, mg अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी भी अवे फ्रॉम दी सेंटर लग रहा है, नॉर्मल अभी भी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लग रहा है। अब की बार ये अंदर की तरफ फिसल के आना चाह रही है तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। तो फोर्सेस को अपन अगेन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस ऑल्सो थीटा, दिस 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा। तो इधर कॉम्पोनेंट हो जाएगा आपका n कॉस थीटा एंड इधर हो जाएगा आपका n साइन थीटा। आपकी बार फ्रिक्शन का कंपोनेंट एक इधर आएगा दैट इज f साइन थीटा और एक इधर आएगा दैट इज f कॉस थीटा। अब की बार अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो आपका n साइन थीटा किसके इक्वल नजर आ रहा है आपको, f कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल नजर आ रहा है। मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा आपको n साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, n अपन बाहर ले लेते हैं तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई समझ में। वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो एम जी आपको किसके इक्वल मिलेगा, n कॉस थीटा, तो n मैं बाहर ले लेता हूँ कॉस थीटा प्लस f की जगह म्यू इंटू एन रखूंगा तो म्यू साइन थीटा बच जाएगा केवल और केवल। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी दोनों को डिवाइड करोगे n से n कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ आर जी। अगेन अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 प्लस म्यू टेन थीटा आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये प्लस है तो 1 प्लस म्यू टेन थीटा आएगा। तो ये हमारी मिनिमम सेफ स्पीड होगी, मिनिमम सेफ स्पीड होगी। तो हमने दोनों रेंज निकाल ली कि इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम में ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, और मैक्सिमम में ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव था, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, राइट। अब हम एक ऑप्टिमम स्पीड भी निकाल सकते हैं। अब ऑप्टिमम स्पीड का मतलब क्या होता है, जिसपे आपको मिनिमम वियर एंड टीयर मिले, मतलब जो टायर हैं उनको कम से कम नुकसान हो। तो अब आपने रोड को बैंक कर दिया ना, तो आपको फ्रिक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो आप एक ऐसा एंगल चूज कर सकते हो जिसके ऊपर आपका सारा का सारा काम बैंकिंग के द्वारा हो जाए, मतलब फ्रिक्शन की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। यानी कि म्यू की वैल्यू को आप कितना ले लो, 0 ले लो। ठीक है, आपने इस तरीके से फोर्सेस को बैलेंस कर लिया कि ओवरऑल हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। म्यू कितना है, 0, मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है बट वो इस केस में नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से बैलेंस हो गया, वो स्लाइड करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तो इफेक्टिवली हम म्यू को 0 ले सकते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में या मिनिमम वेलोसिटी के केस में, दोनों में ही अगर तुम म्यू को 0 रखोगे तो जो तुम्हारी ऑप्टिमम वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो किसी बैंक्ड रोड के ऊपर अगर आप
इस वेलोसिटी के द्वारा गाड़ी को चलाओगे तो आपके टायरों को सबसे कम नुकसान होगा। ये दोनों के बीच में है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में पड़ेगी, राइट। तो आज हमने स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ा, शूडो फोर्सेस के बारे में पढ़ा, और एक तरीके से हमारा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एनालिसिस है वो हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। हमने कुछ ऐसे सिनेरियोज पढ़ने की कोशिश करी है जो कि नॉर्मली हमारे सामने आते रहते हैं, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, शूडो फोर्स से रिलेटेड जितने भी सिनेरियोज हो गए, स्प्रिंग से रिलेटेड जितने भी सिनेरियोज हो गए। अब हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ एडवांस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो की तरह मैं एक बार वापस से याद दिला देता हूँ। जब मैं कहता हूँ एडवांस्ड प्रॉब्लम तो इसका मतलब ये मत समझना कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, इसका मतलब ये समझना कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें आपको एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम्स का कभी भी लेवल नहीं होता, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है। अब आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी है ना, सोचो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको सब कुछ अप्लाई करना पड़ रहा है, तो फिर वो अपने आप ही एडवांस्ड सिचुएशन हो जाएगी, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा वो काम करने के अंदर। तो हम लोग अगला पूरा का पूरा जो क्लास है हमारा वो इसी चीज़ को डिनोट करेंगे। हम लोग अगली क्लास के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि कॉम्प्लिकेटेड मानी जा सकती है, जिनके अंदर जितना भी कुछ आपने पढ़ा है वो सब कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो आई होप आज की क्लास आपको बेनिफिशियल लगी होगी। नेक्स्ट क्लास का आपको इंतज़ार रहेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।